सो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं chemical equilibrium. So chemical equilibrium जो है is a state at which the rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction. Forward reaction is a reaction that goes from left to the right side, and reverse reaction is that goes from right to the left to the right side. So हम इसको स्टार्ट करते हैं. हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिराइव किया था, ठीक है. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की जो हम देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन इस तरह से है. यू कैन सी हियर this is the general reaction where A moles of reactant A reacts with B moles of reactant B to give rise to C moles of product C and D moles of product D. So it is for all general reactions that takes place in reversible direction. You can see here there are two arrows that are single-headed, and the upper arrows indicate that reaction is going in forward direction, and the lower arrows indicates that reaction is going to backward direction. Okay, so the equation that we used and we have derived a Kc expression. You can see in Kc expression it is equal to C moles of reactant C and D moles of reactant D divided by A raised to power A and B raised to power B. अब यहाँ पे जो सब टर्म्स यूज हुई हैं लेटर्स में हम देखेंगे कि वो क्या चीज है. अब यहाँ पे कैपिटल K है. कैपिटल K indicates that it is equilibrium constant. ठीक है. एंड द C indicates that K is in terms of concentration. हमने इसमें परसेंटेज नहीं ली. हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी. आपने यूनिट नंबर 6 पढ़ा था 9th क्लास में. मोलैरिटी होती है, देन कंसंट्रेशन होती है, परसेंटेज से हम एक्सप्रेस करते हैं. तो आपने यहाँ पे मोलैरिटी वगैरह मोलैरिटी किसी को नहीं लिया. आपने यहाँ पे परसेंटेज लिया है. C represents the concentration, K represents that it is in equilibrium constant is equal to C. अब यहाँ पे A, B, C, D की चीज है. C and D they indicates that C and D are the products. A and B are reactants. अब ये जो C raised to power and D raised to power ये हैं, these are the number of moles. ठीक है. Number of moles of reactant A, number of moles of reactant B, number of moles of reactant C and number of moles of reactant D. तो यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स शो हो रही हैं. These square brackets denote the concentration in moles per decimeter cube. ठीक है. तो हमेशा जब भी आप Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आपने एक तो नंबर ऑफ मोल्स एक्सप्रेस करना है और दूसरा अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को इनक्लोज करना है स्क्वायर ब्रैकेट्स में. स्मॉल ब्रैकेट्स यूज नहीं करने. सो इट इज द जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन दैट वी हैव डिराइव्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. ओके, सो आज हमने ये देखना है कि अगर हमें इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहते हैं तो हम क्या रिएक्शन कंडीशंस अप्लाई करेंगे. ऐसे नहीं हो सकता कि खुद ही वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाए. सो हमें कुछ कंडीशंस जो हैं वो मेंटेन करनी है इफ वी इन ऑर्डर टू गेन द इक्विलिब्रियम. ओके, सो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए कुछ कंडीशंस लिखी गई हैं. रिएक्शंस शुड बी डन इन द क्लोज्ड कंटेनर सो दैट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट एस्केप एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड. अच्छा, रिएक्शंस दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं. या रिएक्शंस ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं. मतलब आपने किसी बीकर में रिएक्शन करवाया, किसी भी वेसल में रिएक्शन करवाया है, या तो आप उसको लिड लगा के उसको क्लोज कर दो, ठीक है, या आप उस पर लिड ना लगाएं तो वो ओपन रिएक्शन है. अब जब रिएक्शन होगा, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है. एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी इवॉल्व होती है और एंडोथर्मिक में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. ठीक है. अब क्या होता है कि इसके नतीजे में प्रोडक्ट्स बनेगी, तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स वहां से एस्केप कर जाए, बाहर निकल जाए. अगर वो ओपन है, आपने बीकर को क्लोज नहीं किया हुआ, एक रिएक्शन हुआ है, ठीक है, हीट एनर्जी निकली है, प्रोडक्ट्स बने हैं, वो वेपर्स बन के एस्केप हो गए और आपके पास प्रोडक्ट्स बीकर के अंदर नहीं रहे, आल तो बने हैं लेकिन आप उसको इनक्लोज नहीं कर सके. दूसरी तरफ अगर आप उसी रिएक्शन कंडीशन को क्लोज कर दें, लिड लगा के रिएक्शन होगा, तो क्या होगा कि आपके पास ना वहां से कोई प्रोडक्ट बाहर निकलेगी बीकर में से, ना रिएक्टेंट बाहर निकलेंगे. तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की जो कंडीशंस हैं उनमें पहली कंडीशन ही यही है, ठीक है, कि आपने रिएक्शन क्लोज्ड कंटेनर में करवाना है. आपने उस कंटेनर को आप बीकर में रिएक्शन करवा रहे हैं, फ्लास्क में करवा रहे हैं, कहीं में भी करवा रहे हैं, आपने उस
क्लोज करना है, ठीक है, ताकि वहां से ना कोई रिएक्टेंट बाहर निकल सके और ना ही कोई प्रोडक्ट बाहर निकल सके, ठीक है। अगर आप रिएक्शन को ओपन करवाएंगे तो वहां से रिएक्टेंट्स भी निकल जाएंगे, प्रोडक्ट्स भी निकल जाएंगे, ठीक है, तो फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो सकेगा। So first condition is that reaction should be done in the closed container so that equilibrium is established, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? It means that the concentration of reactants and products remain constant once the equilibrium is established। अब क्या हो जाएगा जब आपने कंटेनर को क्लोज कर दिया, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पे स्केप नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे और आपके पास जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उतनी ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगी और आपके पास क्या स्टैब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब आपके पास एक दफा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट का ये मतलब नहीं है कि अगर 4 रिएक्टेंट हैं तो 4 ही प्रोडक्ट होंगे। कांस्टेंट का मतलब ये है कि जब एक दफा रिएक्शन इक्विलिब्रियम की स्टेट पे आ गया तो जितने रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। ये तो एक जनरल सी आपकी लिखी हुई है आपके बुक में कि क्या चीज है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए। मेन 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड। आपने प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में, उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक दफा रिएक्शन स्टार्ट हो गया, आपके प्रोडक्ट्स बन गए और प्रोडक्ट्स अगेन रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है, आपने क्लोज कर दिया कंटेनर को लिड लगा के, जैसे कि यहाँ पे आपको एक फिगर में नजर आ रहा है कि लिड लगा के उसने क्लोज किया हुआ है कंटेनर को। आप उसमें और कोई रिएक्टेंट नहीं ऐड कर सकते, ना वहां से प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी आपने रिएक्टेंट्स और ऐड नहीं करने या प्रोडक्ट्स वहां से नहीं निकालने, तब भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। अगर आपने और रिएक्शन तेज करवाने के लिए और रिएक्टेंट्स उसमें डाल दिया, ठीक है, एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, ठीक है, एसिड प्लस बेस। आप एसिड और बेस को ऐड करते हैं तो आपके पास साल्ट और वाटर बनता है, ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। आपके पास एक दफा प्रोडक्ट बन गया साल्ट और वाटर, लेकिन ये एक रिएक्शन ऐसा है जो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, तो हमेशा इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए ये कोई कंडीशंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शंस में दोबारा प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते। So first thing is that the concentration should remain constant. The concentration of reactants and the products should remain constant. ठीक है। इसके बाद है temperature remains constant. आपने जिस temperature पे reaction करवाया था throughout the reaction temperature वही होना चाहिए। ये नहीं कि आपने initially reaction करवाया room temperature पे, ठीक है, आपके पास products बन गए, फिर आपने कहा कि मेरे पास और ज्यादा products बन जाएं, temperature उसका high कर दिया। No, आपने अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनिशियल रिएक्शन करवाया था तो फाइनली जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता आपने वही टेम्परेचर मेंटेन करना है, टेम्परेचर को हाई या लो नहीं करना, ठीक है। इसी तरह अगर आपने एक रिएक्शन है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैरी करवाया तो थ्रू आउट द रिएक्शन temperature should remain at 100 degrees Celsius, okay. And the third condition is the pressure or volume of the system remain constant. यहाँ पे और नहीं ऑफ होता है, ठीक है। थर्ड जो कंडीशन है दैट इज द प्रेशर और वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। आपने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ा था, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। रिपीट द सेकंड कंडीशन, ठीक है। मैं टेम्परेचर वाली कंडीशन दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आपने एक दफा रिएक्शन स्टार्ट करवाया, आपने थ्रू आउट द रिएक्शन टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होते हैं, कुछ रिएक्शन हाई पे होते हैं, हाई टेम्परेचर पे, कुछ रिएक्शन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होते हैं। तो आपको ये पता होगा कि ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होगा कि हाई टेम्परेचर पे होगा। तो हाई पे करवाना है तो हाई पे करवा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस टेम्परेचर को फिर आपने चेंज नहीं करना, आपने मॉनिटर करते रहने हैं टेम्परेचर को यूजिंग थर्मोमीटर्स, ठीक है। If the temperature the reaction is going on at 450 degrees centigrade, throughout the reaction the temperature should be 450 degrees centigrade, okay. So pressure और वॉल्यूम में सिस्टम का कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया में कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, इसको हम प्रेशर कहेंगे। इसकी यूनिट्स आपने पढ़ी है, पास्कल होती है, किलो पास्कल होती है, एटीएम है, ठीक है। सो प्रेशर आपने एक दफा जो दिया, आपको पता है कि हमारा जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज 1 atm, ठीक है।
सो अगर आपने 1 atm पे रिएक्शन करवाया है या आपने प्रेशर चेंज कर दिए, आपने उस प्रेशर को बढ़ा के 100 पास्कल कर दिया है, 200 पास्कल, 200 किलो पास्कल, जो भी आपने प्रेशर मेंटेन किया है, सारे रिएक्शन में वही प्रेशर रहना चाहिए, आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। वॉल्यूम मींस दैट द वॉल्यूम मीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि उसने किसी भी आपके पास जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने उसने उस कितनी जगह ऑक्यूपाई की हुई है, ठीक है। वॉल्यूम, ये नहीं कि आप वॉल्यूम बढ़ा दें या वॉल्यूम कम कर दें। अच्छा याद रखें, जब टेम्परेचर और प्रेशर आप चेंज नहीं करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम हमेशा प्रेशर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो वॉल्यूम चेंज नहीं करना, ये हैं कुछ कंडीशंस, ठीक है। और अगर आप इनमें से किसी एक भी कंडीशन को चेंज करेंगे, अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम अफेक्ट होगा। इसी तरह टेम्परेचर चेंज करेंगे, इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगा। प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगा। सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं? कंसंट्रेशन चेंजेस, अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो आपका इक्विलिब्रियम इफेक्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा, ठीक है। इसी तरह प्रेशर चेंज करने से भी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा, टेम्परेचर चेंज करने से भी। और एडिशन ऑफ अ कैटालिस्ट, यहाँ पे एक नई चीज ऐड हुई है जो कि हमें कंडीशंस में नहीं पड़ी, ठीक है। जब आप कैटालिस्ट आर द सब्सटेंसेस दैट स्पीड अप द रिएक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों को कैटालिस्ट स्पीड अप करते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट केमिकल्स भी हो सकते हैं, आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा कैटलिस्ट क्या होते हैं। एंजाइम्स भी कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम्स भी ऐड किए जा सकते हैं, केमिकल्स भी ऐड किए जाते हैं, मेटल्स भी ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है। सो कंडीशंस चेंज हो सकती हैं कैटलिस्ट के चेंज करने से, ठीक है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैटलिस्ट चेंज करने से ली चैटलियर प्रिंसिपल है, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे कि कैटलिस्ट चेंज करने से इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब होता है। सो अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और अपने रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन को स्मूथली रन करना चाहते हैं तो आपको कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट रखना चाहिए। जी फहद, क्या प्रॉब्लम है? नींद आ रही है? उठ जाओ, कार्टून देख रहे हो आपको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। ओके, यानी कि आपने के सी के मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेने हैं, ठीक है। सो फॉर अ बैलेंस्ड इक्वेशन, याद रखें आप भी आपने जब भी के सी डिराइव करना है तो सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखनी है, केमिकल इक्वेशन, लेकिन इट शुड बी बैलेंस, ठीक है। अगर वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है तो आप कभी भी करेक्ट के सी डिराइव नहीं कर सकते। सो फॉर अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के सी इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो के सी भी कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे अहमद खान, रिपीट द सेकंड कंडीशन। बेटा सेकंड कंडीशन रिपीट ही है ना टेम्परेचर वाली, और कौन सी वाली कह रहे हैं? चलिए मैं दोबारा करवा दूंगी, ठीक है, स्लाइड के बाद। चेंजेस इफ द टेम्परेचर चेंजेस, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो केसी भी कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो आपका केसी भी चेंज हो जाएगा। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। आप रिएक्टेंट्स के 2 मोल्स लें, ठीक है, 1 किलोग्राम रिएक्टेंट ले लें, 1 ग्राम रिएक्टेंट ले लें, केसी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। चलो, इधर बातें हो रही हैं, तो लोगों को करती हूँ, सिर्फ होस्ट को आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आई हैव चेंज्ड द सेटिंग्स। Okay, so you can say Kc is the equilibrium constant for the equation written in a reverse and is reciprocal of Kc. अब Kc प्राइम क्या होता है ये वैसे आपके समझने की चीज नहीं, इस पॉइंट को आप छोड़ दें, ठीक है, या फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे जहाँ पे। तो जो चीज है इंपॉर्टेंट वो ये है कि Kc जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, Kc प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, Kc वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। Kc इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन इनिशियल मतलब जीरो, जब रिएक्शन जीरो था उस टाइम क्या कितने रिएक्टेंट्स थे, कितने ग्राम थे, कितने किलोग्राम थे, कितने मिलीलीटर थे, उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सो हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड देखते हैं। ओके, हमने इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लिया, आपने प्रेशर भी चेंज नहीं किया, टेम्परेचर भी चेंज नहीं किया और बड़ी स्मूथली रिएक्शन हो रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया?
क्या देखने से पता चल जाएगा? उसके लिए कुछ तरीके दरियाफ्त किए गए हैं, तो हम पढ़ेंगे वेज टू रिकॉग्नाइज द इक्विलिब्रियम। ओके, सो फिजिकल मेथड्स भी यूज होते हैं और केमिकल मेथड्स भी यूज होते हैं। फिजिकल मेथड्स मींस देयर इज नो यूज ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन देयर। ठीक है, फिजिकल मेथड्स में वैसे तो आ जाता है, क्रशिंग होगी, आपने टाइट्रेशन वो कर ली, फिल्ट्रेशन कर ली, ठीक है, मैग्नेट के जरिए सेपरेशन कर ली, इस तरह के मेथड्स। केमिकल मेथड्स में केमिकल्स यूज किए जाते हैं, हम पढ़ेंगे डिटेल में कि फिजिकल मेथड्स किनको कहते हैं। सो फिजिकल मेथड्स में जो सबसे ज्यादा मेथड यूज किया जाता है इक्विलिब्रियम को रिकॉग्नाइज करने के लिए, द फर्स्ट मेथड इज द स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, क्या होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द इंटरेक्शन ऑफ लाइट रेडिएशंस विद मैटर। ठीक है, मैटर की लाइट रेडिएशंस के साथ जो इंटरेक्शन होती है, हम उसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब क्या है ये इंटरेक्शन लाइट रेडिएशंस के साथ? ठीक है, तो मैं आपको भी बताती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए आपके पास लाइट सोर्स है, कोई भी लाइट सोर्स है, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ स्टार। ठीक है, आप बल्ब भी ले सकते हैं। जब लाइट आती है, और आप इसको अपने फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे या देखा होगा, प्रिज्म होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर सरफेस होती है इसकी। जब भी लाइट प्रिज्म में से पास करती है तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। यू कैन से द सेम दैट अकर्स इन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो में सन से लाइट आती है और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो प्रिज्म के तौर पे करते हैं, और प्रिज्म उस स्टार की लाइट को, व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर देता है 7 कलर्ड के लाइट्स में, जिसको रेनबो कहते हैं। लेकिन अगर आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रिज्म में से लाइट को पास करेंगे, तो आपके पास 7 कलर्स का एक पैटर्न आएगा। इस पैटर्न को कहते हैं स्पेक्ट्रम, रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम। So whenever light is passed through the spectroscope or prism, it splits up into 7 colors. ठीक है, white light is composed of 7 colors. This pattern of 7 colors is known as spectrum. So स्पेक्ट्रोस्कोपी में यही किया जाता है, मैटर और लाइट रेडिएशंस के इंटरेक्शन को स्टडी किया जाता है और आपके पास पैटर्न आता है। ठीक है, सो वन ऑफ द सब्सटेंस शुड बी कलर्ड। आपने रिएक्शन दिया, आपके पास आपने रिएक्शन पढ़ा था कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, आफ्टर द रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन कलरलेस होती है, आयोडीन पर्पल कलर्ड होती है, और जब प्रोडक्ट बनती है वो आपके पास कलरलेस होती है। तो आपने जब भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड यूज करना है तो याद रखें आपके पास ठीक है, सो याद रखें कि आपके पास एक सब्सटेंस कलर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आपने रिएक्शन करवाया, सारे कलरलेस सब्सटेंसेस हैं, व्हाइट कलर सब्सटेंसेस हैं, तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो जब भी आपने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक को यूज करना है, या आपके पास कोई एक रिएक्टेंट कलरफुल हो या कोई एक प्रोडक्ट कलरफुल हो, ठीक है, सो आप इस फिजिकल मेथड को, जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सारी की सारी केमिस्ट्री आगे आप हायर लेवल की केमिस्ट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बेस करती है। सो जब लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी तो क्या होगा, आपके पास एक पैटर्न आएगा, उस पैटर्न को स्टडी किया जाता है और ये रिकॉग्नाइज किया जाता है कि कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है और कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, तो आपने इस मेथड से ये पता चल जाता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड की कितनी अमाउंट है। फार्मूलाज होते हैं कुछ, ठीक है, हायर लेवल्स के फार्मूलाज हैं, एब्जॉर्प्टिविटी फाइंड की जाती है और ये पता चला लिया जाता है कि कितनी अमाउंट है हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रोडक्ट। ठीक है, और फिर ये भी पता चलाया जा सकता है, ठीक है, कि उसकी जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद जो केमिकल मेथड यूज किया जाता है दैट इज द टाइट्रेशन। ये आप 10th क्लास के प्रैक्टिकल्स में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, टाइट्रेशन क्या होती है? A titration is a technique where a solution of known concentration is used to determine the concentration of an unknown solution. अब क्या होता है कि आपके पास दो, यहाँ पे टाइट्रेशन में आप दो सॉल्यूशंस यूज करते हो, अपने सॉल्यूशन वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि मोलैरिटी क्या होती है, कंसंट्रेशन क्या होती है। तो इन दोनों सॉल्यूशंस में से आपको एक की मोलैरिटी पता होती है, दूसरे की मोलैरिटी आपको पता नहीं होती। ठीक है, अच्छा लिसन टू मी, आपका जो है ना 10 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा। मैं दोबारा रिज्वाइन करूंगी क्लास को, तो आप लोगों ने दोबारा आ जाना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में भी 15 मिनट्स हैं तो हम वो टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं। सो हम एक, हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, इनमें से एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमें पता होती है, दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड की जाती है। इस मेथड को कहते हैं टाइट्रेशन।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर एक एसिड है और दूसरा बेस है, तो आपको एसिड की मोलैरिटी पता है, आपने बेस की मोलैरिटी फाइंड करनी है या मोलैरिटी और कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, तो आप क्या करवाते हो, टाइट्रेशन करवाते हो। सो इट इज द केमिकल मेथड, और ये दोनों मेथड्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम। ठीक है। सो होप सो कि आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे आपने इनके डेफिनेशंस करनी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, आपको इसका स्पेक्ट्रोमीन एंड स्कोपी मीन क्या होती है, ठीक है। टाइट्रेशन इस तरह क्या होता है। सो स्पेक्ट्रो मीन स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्कोपी मीन अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम, अरेंजमेंट ऑफ 8-7 कलर्स, ठीक है। ये 7 कलर्स कैसे अरेंज हुए होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। एंड टाइट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। ओके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि किसके बारे में क्वेश्चंस आएगा, डिफाइन। अच्छा अच्छा, ये राजासिम, केसी की कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है या कोई भी हो सकती है। अब कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कांस्टेंट रिक्वायर्ड होती है, कोई भी हो सकती है। नो, इनिशियली आप जितनी मर्जी अमाउंट ले लें, आपका दिल करता है तो आप ज्यादा अमाउंट ले लें, कम ले लें, लेकिन जब आपने एक दफा अमाउंट ले ली, रिएक्शन स्टार्ट हो गया, उसके बाद आपने और अमाउंट चेंज नहीं करनी, ना ऐड करनी है कोई चीज, ना रिमूव करनी है, ठीक है। आप कोई भी चीज ले सकते हो, कोई भी कंसंट्रेशन ले सकते हो। अब हमने केसी की इक्वेशन डिराइव की थी, अब हमने इसकी यूनिट्स डिराइव करनी है। अब देखिए आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। आफ्टर द रिएक्शन आपके पास बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड। आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यू हैव टू डिराइव द यूनिट्स ऑफ केसी। तो उसके लिए आपको पहले केसी डिराइव करना है। तो केसी क्या होता है, ऊपर प्रोडक्ट्स आती है, नीचे रिएक्टेंट्स आते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपको करके बता देती हूँ। ओके, सो जब भी आप के से लिखते हैं ना, तो के सी इज इक्वल टू, ऊपर प्रोडक्ट्स आते हैं और नीचे क्या आते हैं, रिएक्टेंट्स। अब आपके पास ये जो चीज है, ये है प्रोडक्ट्स, और ये दोनों चीजें आपके पास क्या है, रिएक्टेंट्स आते हैं। तो आप के सी में सबसे ऊपर लिखोगे प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स है हाइड्रोजन आयोडाइड, तो आपने लिखा हाइड्रोजन आयोडाइड और आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, तो आपने इसकी पावर लिख दी 2। इसके बाद है डिवाइडेड, आपने यहाँ पे डिवीजन का साइन लगाया। अब आपके पास है यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है, आयोडीन। आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में दोनों की कंसंट्रेशन को इनक्लोज किया। याद रखें यहाँ पे आपने कोई प्लस माइनस का साइन नहीं लगाना, ये दोनों आपस में टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। इसके बाद देखिए इसके नंबर ऑफ मोल्स भी 1 है और इसके नंबर ऑफ मोल्स भी 1 है। तो नॉर्मली नंबर ऑफ मोल्स को 1 नहीं लिखा जाता, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें 1 रेज़ टू पावर 1 रेज़ टू पावर 1। अब जो एक कंसंट्रेशन जो आपकी यूनिट यहाँ यूज हो रही है केसी के लिए, दैट इज मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब आपने यहाँ पे लिख दिया मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और आपने देखा कि इसकी पावर कितनी है 2, तो आपने यहाँ पे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब और इसको स्मॉल ब्रैकेट्स में इनक्लोज करके लिख दिया 2। इसके बाद है डिवाइडेड बाय, डिवाइड करके आपने इसकी यूनिट लिखी है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, देन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब आपके पास ऊपर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर आ गया और नीचे मोल पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन आ गया और मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर आयोडीन आ गया। अब क्या होगा, आपने जिस जो यहाँ पे कटिंग होती है वो कर लें। नीचे भी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है, ऊपर भी है, तो आप इनकी कटिंग कर सकते हैं। ऊपर भी 2 की पावर है और नीचे भी आप इनको सिंगल सिंगल इसका कटिंग कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपके पास यूनिट्स इसकी क्या आएंगी, नो यूनिट्स एट ऑल। यू कैन सी ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब इन दोनों से कट गया, ये 2 बन गए, ठीक है। मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज़ टू पावर 1, मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज़ टू पावर 1, ये 2 हो गए और ये 2 से कैंसिल हो गए। तो आपके पास इस यूनिट, इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो केसी है उसकी यूनिट्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो आपके पास ये जो रिएक्शन था जिसमें रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स बराबर थे, देखिए यहाँ पे भी 1 + 1 2 हो गए और यहाँ पे भी आपके पास 2 है। तो उन रिएक्शंस के लिए केसी की कोई यूनिट नहीं होती। हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, N2O4 आफ्टर द रिएक्शन 2NO2 आपके पास बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है, यू कैन सी हियर। अब आपको वही इसी तरह केसी की इक्वेशन लिखनी है, तो केसी में आप क्या लिखोगे सबसे पहले, so Kc is equal to products
Oh yes. Oh. Okay. Okay. क्यों नहीं लिखा जा रहा? पेन नहीं यूज हो रहा। अब ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखती हूँ के सी। अब देखिए यहाँ पे के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है NO2, तो आप क्या लिखोगे NO2 ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पे सही लिखा नहीं जा रहा स्लाइड पे। You can see here। अब देखिए आपके पास NO2 raised to power 2 क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स से 2 डिवाइडेड बाय N2O4। N2O4 नंबर ऑफ मोल्स इसका 1 था, आपने यहाँ पे 1 नहीं लिखा। अब आप यूनिट इंसर्ट कर दें मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू पावर 2 यानी कि स्केयर डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ऊपर 2 है नीचे 1 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपके पास कैंसिल हो जाएगा आप इसको कैंसिल कर दें ये इसके साथ, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आपके पास बाकी क्या बचेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो देखा आपने कि फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास कोई यूनिट्स नहीं है, ठीक है, जबकि सेकंड रिएक्शन में हमारे पास यूनिट आई है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जरूरी नहीं है कि यही इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन हमने लिखी है हर रिएक्शन की केसी यही हो, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पे। आपकी कुछ बुक में कुछ एग्जांपल्स दी गई है, मैं आपको एक्टिविटी दूंगी आपका होमवर्क, उसमें आप देखेंगे कि हर रिएक्शन के लिए जो केसी की इक्वेशन है वो डिफरेंट होती है। सो नेक्स्ट देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इक्विलिब्रियम की होती हैं। इट शुड बी क्लोज सिस्टम, ठीक है, नथिंग इन नथिंग आउट। आपने ना कोई चीज रिएक्शन के अंदर डालनी है ना रिएक्शन वहां से ना कोई वहां से रिमूव करनी है। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इट शुड बी क्लोज्ड। Forward and reverse reactions are occurring at the same rate, known as the dynamic equilibrium। तो सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल रेट में होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं अगर वो 1 है तो प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में 1 ही कन्वर्ट होना चाहिए। अगर 2 कन्वर्ट हो रहे हैं तो 2 ही होना चाहिए, ठीक है। तो तभी आप उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। याद रखें रिवर्सिबल रिएक्शन में स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होता। स्टैटिक मीन साकत जो कि मोशन में नहीं होता, तो डायनामिक मीन इन मोशन, ठीक है, डायनामिक। इसके बाद हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज फॉर एग्जांपल कलर टेम्परेचर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपने पढ़ा, एक तो आपने प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम का पढ़ा, ठीक है। इसके बाद कलर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर जो है ये भी कांस्टेंट होने चाहिए। और चेंजेस इन टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन कैन चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। और आपने पढ़ा कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो केसी चेंज हो जाएगा, प्रेशर चेंज करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो केसी की वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, वॉल्यूम चेंज करने से भी हो सकती है, और कंसंट्रेशन जो है अगर आप उसको चेंज करेंगे रिएक्टेंट डाल देंगे या प्रोडक्ट और डाल देंगे तो आपके पास इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है। इसके बाद है कैटालिस्ट पुल आउट। कैटालिस्ट जो है ना वो केसी को चेंज नहीं करता, ये याद रखें। कैटालिस्ट सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करता है, यानी एक रिएक्शन जो कि 10 मिनट में कंप्लीट होना था कैटालिस्ट ऐड करने से हो सकता है कि वही रिएक्शन 2 मिनट में कंप्लीट हो जाए। कैटालिस्ट का बस ये काम है रिएक्शन को स्पीड अप करना, एक्सेलरेट करना, ठीक है, एक्सेलरेटर का काम करता है ये। सो यानी आप इसको देखे रेस दे सकते हैं जैसा गाड़ी को रेस देते हैं, तो कैटालिस्ट का बस ये काम है रिएक्शन को रेस स्पीड अप करना, रेस देना, ठीक है। सो लेट्स देन 1 मिनट रह गया, मैं आपको दोबारा ज्वाइन करूंगी अगर ये आपका स्टॉप हो जाता है, okay? क्योंकि 30 मिनट्स की है, 30 मिनट्स के बाद ये बंद हो जाती है। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ केसी, यानी केसी हम क्यों इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है